नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है उस चैप्टर का नाम है आपके तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्त्यता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन एक एक लाइन इसकी पढ़ लेंगे और पूरी की पूरी लाइन को समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने तक आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को विद इन वन वीडियो में आपको ये पूरा के पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। चाहे आप जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेई मेन की, जेई एडवांस की, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल एग्जाम की, या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो और आपको एक दिन के अंदर पूरे एक वीडियो में विद इन 1 आवर 1 से लेके 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पूरा के पूरा चैप्टर खत्म करना हो तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम इस पूरे के पूरे वीडियो को खत्म होने तक पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा मेरा आपसे यकीन है। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और चैप्टर को एंड तक पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर आपसे। देखिए, उद्देश्य यहाँ पर आपको दे रखा है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है। तो आवर्त सारणी क्या है, सबसे पहले आप ये समझते हैं। देखिए, 18वीं सदी से पहले तक क्या होता था कि पहले 18वीं सदी तक क्या होता था कि जो हमारे पास जो उपलब्ध तत्व थे वो कितने थे, बहुत ही कम तत्व उपलब्ध थे हमारे पास में। 18वीं सदी में केवल हमारे पास लगभग 40 के आसपास तत्व उपलब्ध थे। जितने भी तत्व में 40 के आसपास थे, कुछ तत्वों की खोज नहीं हुई थी। लेकिन 19वीं सदी आते आते और 2000, अभी हम बात कर रहे हैं 2022 और 23 की, तो इस टाइम पर जो हमारे पास तत्व है वो कितने, 118 तत्व हैं। और उस टाइम कितने थे, 40 तत्व हैं। तो 40 और 118 तत्व दोनों अलग अलग तत्व हैं। तो 40 तत्वों को वर्गीकरण करना बहुत आसान था, लेकिन 118 तत्वों को वर्गीकृत किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी बनी, वो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप में इसे संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। ये इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व व्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाइयां नहीं होती, अपितु व्यवस्थित समूहों में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत ही महत्वोपयोगी है। तो यहाँ पर ये कहा गया है इसके बारे में। बस चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसको। आपको बुलाएं कि इस एकक में हम वर्तमान आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास, देखिए वर्तमान आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। हम तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही परिणाम है। अंत में हम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों की आवर्ती प्रवृत्ति पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किस प्रकार से इतिहास रहा है, हिस्ट्री किस प्रकार से रही, किस प्रकार से आवर्त सारणी बनी। आवर्त सारणी बनने के बाद हम उसके तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से आवर्ती फलन होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है इसको पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बोला गया है कि अब तक हम ये जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है। जी हाँ, सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। जनरली अभी कितने हो गए, 118 हो गए हैं। इनमें से हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। वैसे भी अभी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं। जितने भी तत्व खोजे जा रहे हैं वो क्या है, आपके कृत्रिम तरीके से खोजे जा रहे हैं। इतने सारे तत्व और उनकी असंख्य यौगिकों के रसायन का अलग अलग क्या था, बहुत ही कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित किया और आसान बनाया। इतना ही नहीं, संक्षिप्त तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तथ्यों का अध्ययन और तर्क संगत रूप से तो कर ही सकेंगे, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी। तो आवर्त सारणी का मुख्य उद्देश्य ये था कि उनका व्यवस्थित तरीके से तत्वों का अध्ययन किया जाए। अब आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे हुई इसको देख लेते हैं। चलिए, तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिक द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। यानी कि ऐसे ही नहीं हुआ, इसका जो इसका डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत सारे रिसर्च हुई है उसके बाद में हुआ है। तो सबसे पहले किसने किया ऐसा काम, तो सर्वप्रथम जर्मन रसायनक जिसका नाम था आपके जॉन डोबेराइनर। जर्मन रसायनक जॉन डोबेराइनर ने सन 1800 के प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया था कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है। और सन 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों के समूह, जिसको आप बोलते हैं त्रिक, इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने ये भी पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था, 3.1। तो उन्होंने एक बात कही थी कि देखिए, इन्होंने त्रिक बनाए थे, तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और इन्होंने एक बात कही थी कि जो आप पहला तत्व है 7
और जो बाद वाला तत्व है पोटेशियम, दोनों को जोड़िए 7 + 39 कितना हो गया 46, 46/2 करोगे आप तो उनका जो एवरेज आएगा वो आएगा 23। तो इन्होंने कहा था कि 40 और 137 को आप जोड़िए, 40 + 137/2 करोगे आप तो इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा आपके लगभग 88 के आसपास आएगा। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि 35.5 + 127/2 कीजिए तो इसका जो एवरेज आएगा वो आएगा आपके 80 के आसपास। तो आप देख सकते हैं ये 36 और 187, तो ये लगभग 160 के आसपास जा रहा है, तो ये 80 के आसपास आएगा। तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक जो बीच वाले तत्व का परमाणु भार है शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था। कुछ स्थितियों में ये बराबर था, कुछ में नहीं था। तो इन्होंने कहा था कि जो आपके लिथियम को जोड़िए और पोटेशियम को जोड़िए और उसका बटे 2 कीजिए, यानी कि औसत निकालिए, वो आ जाएगा आपके सोडियम के बराबर। यही कहा गया था उनका जो परमाणु भार है। तो इस प्रकार से डॉबे राइनर ने त्रिक बनाए थे, उनमें थे आपके 3 त्रिक बनाए थे कुछ इस प्रकार के। साथ ही शेष वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य में पाए गए थे। तो ये आपसे कहा गया है। अब ये क्यों विफल हो गया था, तो इसकी जो सबसे बड़ा रीजन ये था कि डॉबे राइनर का त्रिक नियम केवल कुछ तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए इसे मैजिक संयोग समझकर इसका जो विचार था वो छोड़ दिया गया। देखिए सभी तत्वों के लिए सही नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि यार 1-2 तत्वों पर तो ये काम चल गया, लेकिन बाकी के तत्वों का क्या करेंगे। इसके पश्चात एक और साइंटिस्ट है जिनका जो फ्रांस के थे, इनका नाम क्या था देखिए, इसके पश्चात एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था जो कि फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री, इनका नाम था ईबीडी चैरकोनाइड्स ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई। कुछ इस प्रकार की सारणी बनाई, गोलाकार, वृत्ताकार, जैसे वृत्त रहता है, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। ये भी अधिक ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम, जिसको आप बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया था तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। सारणी 3.2 देखें। ये संबंध उसी प्रकार का था जैसे 8 में सांगीतिक स्वर, जो आपके 8 में सांगीतिक स्वर का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक ही सही प्रतीत हुआ। तो देखिए एक और साइंटिस्ट आए थे 1865 में, जिनका नाम था आपके जॉन न्यूलैंड। तो इन्होंने कहा था कि भाई मैं जब तत्वों को जमाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और जो 8वां तत्व रहता है वो पहले तत्व के सामान्य अपने गुणधर्म रखता है। तो ये संगीत के जो तत्व होते हैं, जैसे हम जानते हैं संगीत के जो स्वर होते हैं जिनको बोलते हैं आप सा रे गा मा पा दा नी सा, तो जो 8वां तत्व होता है सा, उसी से मैच कर जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये उसी तरीके से जैसे संगीत के जो अष्टक होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थे कि ये कैल्शियम तक के तत्वों तक ही सही प्रतीत हुआ, उसके बाद में बाद वाले तत्वों के लिए फेल हो गया। तो ये पूरी की पूरी आवर्त सारणी पर लागू नहीं हो पाया, इसलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया, ये वाला जो नियम था। आगे आपसे बोला जा रहा है, देखिए आगे कहा जा रहा है कि हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। लेकिन उन्होंने कुछ तो काम किया ना, इसलिए उनको क्या किया, पुरस्कार वगैरह दे दिए गए। रूसी रसायनज्ञ दमित्री, देखिए रूसी रसायनज्ञ जो रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डमित्री इवानोविच मेंडलीव, तो डमित्री मेंडलीव 1834 से 1907 तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। तो जो आपके दो मेन साइंटिस्ट हैं, एक है आपके लोथर मेयर और सबसे मेन है आपके वो है मेंडलीव। इन्होंने आवर्त सारणी का जो आधुनिक रूप है उसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। स्वतंत्र रूप से कार्य करते समय दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। तो इन्होंने एक बात कही थी, देखिए जो आपके लोथर मेयर थे और जो आपके मेंडलीव थे, दोनों ने एक बात कही थी कि जब तत्वों को आप व्यवस्थित करोगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 8, तो क्या हो जाएगा कि आपके किसी प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो आपके पहले और 8 में तत्व हैं वो क्या करेंगे, आपके यानी कि समान गुण दिखाएंगे, और जो दूसरा और 9वां तत्व है वो भी आपके समान गुण दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो आपके तत्व हैं वो अपनी जो गुण है उनको क्या करते हैं, एक निश्चित सीक्वेंस के बाद में अपने आप को फॉलो करते हैं। लोथर मेयर ने भौतिक गुण, उसने क्या किया, लोथर मेयर ने कहा था कि भौतिक गुण जैसे कि परमाणुीय आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। सन 1868 तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफी मिलती जुलती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई मैंने ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाकर उनको प्लॉट किया उनके भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, और उससे एक सारणी बनाई है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी जो भी है ना उससे लगभग मिलती जुलती थी। लेकिन उसके काम का
विवरण दमित्री मेंडलीव के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो मेंडलीव था ना, दोनों ने बना तो 1869 में ही लिया था, लेकिन मेंडलीव ने जो अपना काम था उसको पहले ही प्रकाशित करा दिया, और जो आपके लूथर मेयर था वो पीछे रह गया। इसलिए आजकल हम जो आवर्त सारणी के जो विकास का श्रेय दिया जाता है वो मेंडलीव को दिया जाता है, उसको लूथर मेयर को उतना नहीं दिया जाता। आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में उनका योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया। इसी वजह से दिया गया, इसलिए कहा जाता है कि जो आपका जो टाइम है ना, उसको आप जो भी काम है उसको टाइम पर कीजिए। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डोबेराइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। ये नियम इस प्रकार है। तो मेंडलीव ने कहा था कि जो आवर्त नियम कुछ इस प्रकार से था। तो देखिए यह है आपके न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंदर जो तत्व हमने अभी पढ़े थे। तो देखिए कैल्शियम तक का ये काम कर पाए थे। इन्होंने कहा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनके गुण सेम है। फिर कहा था कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम इनके गुण सेम है। यानी कि प्रत्येक 8 तत्व 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अपने जो पहले वाले तत्व के समान गुणधर्म दिखा रहा था। फिर जाएंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये भी सेम दिखा रहा है। तो इस प्रकार से ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। देखिए जो मेंडलीव का आवर्त नियम था वो ये था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव का आवर्ती नियम ये था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने कहा था कि जो आपका परमाणु भार है वही आपके तत्वों के गुणधर्मों को क्या करता है, आपको डिसाइड करता है। मेंडलीव ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान में आ जाए। तो क्या किया मेंडलीव ने, एक आवर्त सारणी बनाई कुछ इस प्रकार की। तो उसने क्या किया, तत्वों को क्षैतिज तरीके से ऐसे जमाया और ऊर्ध्वाधर तरीके से ऐसे जमाया, मतलब कि ऐसे और ऐसे। तो एक बात सामने पाई कि जब उसने ऐसे जमाया ना ऊर्ध्वाधर तरीके से, तो जो भी तत्व आपके एक कॉलम में आ रहे थे उनके जो सारे गुण थे वो क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे। एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह स्थान में पाए। मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लूथर मेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। मेंडलीव ने आवर्तता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना। विशेष रूप से मेंडलीव ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्रों, देखिए मूलानुपाती सूत्रों तथा उनके गुणधर्मों की समानता को आधार माना। वह ये जानते थे कि यदि परमाणु भार के क्रम का पूर्णतः पालन किया जाता है तो कुछ तत्व उनके द्वारा दिए गए क्रम में आवर्त सारणी में नहीं रखे जा सकते थे। और एक और बात ये हो गई थी कि मेंडलीव ने क्या किया था, कुछ तत्व ऐसे थे उनको क्या किया, उनका जो सीक्वेंस था ना वो बदल दिया था। मेंडलीव ने कहा था कि जिसका परमाणु भार कम है वो पहले आना चाहिए, जिसका ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिसमें उसने क्या किया, जिसका परमाणु भार ज्यादा है ना, ज्यादा वाले को भी वो पहले ले आया था और कम वाले को बाद में ले आया था। यानी कि आप गिनती लिख रहे हो 1 2 और 3 और आप कर दो कि 1 3 और 2, तो ये तो गलत बात हो गई। तो इसके पीछे उसने रीजन भी दिया था। तो देखिए क्या रीजन दिया था, चलिए। उन्होंने समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु भारों के क्रम की उपेक्षा की। उदाहरण के तौर पर आयोडीन, जिसका परमाणु भार समूह 6 के तत्व टेलुरियम से कम था, को समूह 7 के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि के 7 गुणधर्मों में समानता के आधार पर रखा गया। चित्र 3.1 में आप इसको देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा गया है, तो देखिए जो आयोडीन था ना, आयोडीन को इन्होंने क्या किया, आगे रख दिया था। उन्होंने देखिए समान गुणधर्मों के आधार पर रखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता को आधार मानते हुए प्रस्तावित किया कि कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे के लिए सारणी में कुछ स्थान क्या किया, रिक्त छोड़ दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम की क्या हुई थी, खोज नहीं हुई थी। गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक स्थान रिक्त छोड़ा और इन तत्वों के नाम क्रमशः एक एल्यूमिनियम और तथा एक सिलिकॉन रखा। मेंडलीव ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों की उन्हीं की प्रवृत्ति की, बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक गुणधर्मों का ब्यौरा भी दिया। बाद में खोजे गए इन तत्वों के प्रवृत्त गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों को सारणी 3.3 में सूचीबद्ध किया गया है। मेंडलीव की मात्रात्मक प्रवृत्तियों और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें उनकी आवर्त सारणी को काफी प्रसिद्धि मिली। मेंडलीव की सन 1905 में प्रकाशित आवर्त सारणी को चित्र 3.1 में दिखाया गया है। तो क्या किया उन्होंने, 1905 में आवर्त सारणी को प्रकाशित किया था। वो आपके चित्र 3.1 में आप इसको देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है, ये रही। तो आप देख सकते हैं जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है वो हमको यहाँ पर दिखाई गई है। कुछ इस प्रकार से आपके जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो यहाँ पर थी। तो इन्होंने क्या किया था, देखिए कुछ इस प्रकार से जो सेम गुणधर्म वाले तत्व थे वो एक साथ इन्होंने रख दिए थे। अब चलते हैं हम आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप। देखिए यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था।
20वीं सदी के आरंभ में अब परमाणु कणों का विकास हुआ। देखिए 20वीं सदी के आरंभ में उनको पता लग गया कि जो आपके परमाणु है उसको और भी बांटा जा सकता है। और सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई और देखा कि अंडर रूट न्यू, जहाँ एक्स किरण की आवृत्ति है इसको बोलेंगे न्यू, और न्यू क्या है, आवृत्ति है, और परमाणु क्रमांक Z के मध्य वक्र आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान तथा अंडर रूट न्यू के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि देखिए जब आप आवृत्ति के बीच में और जो परमाणु क्रमांक है उसके बीच में आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो रही है, लेकिन जब आप परमाणु भार के बीच में बना रहे हो तो प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ से उनका जो दिमाग था ना वो काम करने स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि यार जो परमाणु क्रमांक है ना वो इंपॉर्टेंट चीज है, परमाणु भार नहीं है। तो क्यों ना हम ये नियम दे दें कि जो तत्वों के जो भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म है उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के आवर्ती फलन। तो यहीं से जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है ना उसको बनाने का जो विचार था वो साइंटिस्टों के मन में आया। तो आगे बोला गया है कि अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इसी के अनुसार मेंडलीव का जो आवर्त नियम था ना उसको बदल दिया गया। तो इसी के अनुसार जो आपके मेंडलीव के जो आवर्त नियम का संशोधन हुआ और इसे आप आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, इस प्रकार है। तो आधुनिक आवर्त नियम को आप देखेंगे वो क्या है, देखिए आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इंग्लिश में बोला गया है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो ये आपसे कहा गया है। तो आगे बोला है कि आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखनीय समानताएं मिली। एक्टिनियम और प्रोटेक्टिनियम की भांति नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के एस्केपिस ब्लेंड में पाए गए। इससे कार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। आगे बोला गया कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिकीय आवेश, प्रोटॉन या उदासीन परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है, तत्व में प्रोटॉन हो या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तता को समझना सरल हो जाता है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का फलन है जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। समय समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। इसका आधुनिक रूप जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं बहुत ही सरल तथा अत्यंत उपयोगी है। इसे चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें आप मेंडलीव ने श्रेणी कहा उनको आप आवर्त कहते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है देखिए कुछ इस प्रकार की लाइन है जिनको आप क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या ग्रुप कहते हैं जिनको आप समूह कहते हैं। कुछ ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से नीचे वाली लाइन, इनको कहा जाता है वर्ग या ग्रुप। समान व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों की पुरानी पद्धति 1A या 7th या फिर 8th या फिर 1st या फिर 7th के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की पंक्तियों में अंकित करके निरूपित किया गया है। तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं और आवर्त की जो संख्या होती है ना वो आवर्त संख्या आवर्त में तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के आवर्तों में क्रमशः 8, 8, 18, 18 और 32 तत्व हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 2, 8, 8, 18, 18 और 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कुल मिलाकर जो आपके 6 आवर्त आपको पता लग गए, लेकिन अभी जो आपका 7वां आवर्त है ना वो थोड़ा सा क्या अपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह ही है। देखिए 7वां आवर्त अपूर्ण आवर्त है। सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह इसमें तत्वों की अधिकतम संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 होगी। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें एवं 7वें आवर्त में क्रमशः लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के 14 तत्व नीचे से अलग से दर्शाए जाते रहे हैं। तो हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किस प्रकार की होती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको क्या है आधुनिक आवर्त सारणी दी गई है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसमें आप देखेंगे कि जो ऊर्ध्वाधर ग्रुप है ऊपर से नीचे वाले ग्रुप उनको बोलते हैं आप समूह या फिर ग्रुप, और जो आपके क्षैतिज हैं उनको बोला जाता है आपके आवर्त। तो आप देख सकते हैं इसमें कुल मिलाकर के 7 आवर्त हैं और आपके 18 समूह हैं। तो ये जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी का रूप आपको दिखाया गया है। यहाँ पर जो नीचे दो लाइन अलग से हैं वो है आपके लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण किस प्रकार से किया जाए।
तो देखिए क्या होता था कि पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई भी जो तत्व होता था उसकी खोज होती थी। खोज होने के बाद में क्या होता था, उसको किसी प्रकार से नाम दे दिया जाता है। जैसे किसी किसी तत्व की खोज यूरोप में हुई, तो उसका उन्होंने नाम रख दिया यूरोपियम। और किसी तत्व की खोज मान लीजिए जर्मनी वाले साइंटिस्ट ने की, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो सबसे महान साइंटिस्ट है उनका नाम है आइंस्टीन, तो हम उनका जो तत्व का नाम है उसको रखेंगे आइंस्टीन के नाम पर। तो ऐसे क्या हुआ था कि एक बार एक तत्व को लेकर के कुछ लोग भिड़ गए थे कि एक तत्व की खोज हुई थी, तो खोज होने पर अमेरिका वाले बोले कि हम इसका नाम रखेंगे अमेरिकियम। कुछ लोग बोले कि हम जो रूसी लोग थे वो बोले हम इसका नाम रखेंगे मेंडलीवियम। तो हमारे इंडिया वाले लोग भी कम नहीं थे, तो हमारे इंडिया में जो कोटा है, कोटा में एक जगह है, उस जगह का नाम है आपके गोबरिया बावड़ी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये तत्व तुमने खोज की है, तो हम भी कहाँ पीछे हटते हैं, हम भी इंडिया वाले हैं, हमने भी इस तत्व की खोज की है, तो हम भी इस तत्व का नाम रखेंगे गोबर। तो आईयूपीएसी के मन में एक तगड़ा सवाल आया कि आप इसका नाम अमेरिकियम रखें, मेंडलीवियम रखें या फिर गोबर रखें। और गोबर रख देंगे तो यार बात ही एकदम आवर्सानी में कि इस तत्व का नाम आप गोबर रखोगे, कैसी बात लगेगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अब हम नियम बना देंगे कि तत्वों का नाम कैसे रखना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, नियम बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक किसी तत्व के पुख्ता प्रमाण नहीं मिल जाएंगे कि इसकी खोज आपने की है, तब तक उस तत्व का नाम हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड नियम बना देंगे, उसके आधार पर देंगे। और जैसे ही हमको फुल एविडेंस मिल जाएंगे कि आपने उस तत्व की खोज की है, तो आप बोलोगे कि उसका नाम गोबर रखें, क्या रखें, हम रख देंगे। लेकिन उसके लिए क्या वोटिंग कराई जाएगी, पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। तो इस आधार पर क्या हुआ कि 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण किया गया। कैसे किया गया, चलिए देखते हैं। देखिए पूर्व में परंपरागत रूप से नए तत्वों का नामकरण उन तत्वों के शोधकर्ताओं के नाम पर कर दिया जाता था। प्रस्तावित नाम का समर्थन आईयूपीएसी द्वारा कर दिया जाता था, परंतु हाल ही में इस मुद्दे पर विवाद हो गया। कैसे हो गया कि उच्च परमाणु क्रमांक वाले नए तत्व इतने अस्थिर होते हैं कि उनकी केवल सूक्ष्म मात्रा और कभी-कभी तो केवल कुछ परमाणु मात्र ही प्राप्त होते हैं। सही बात है, क्योंकि वो इतने दिनों से उनकी खोज क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि क्या वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इन तत्वों के संश्लेषण और विशेष गुणों के अध्ययन के लिए महंगे तथा आधुनिक उपकरणों की प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। विश्व की कुछ ही प्रयोगशालाओं में स्पर्धा की भावना से ऐसा काम होता है। कभी कभी वैज्ञानिक बिना विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे किए नए तत्वों की खोज का दावा करने के लिए लालायित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी और रूसी दोनों ही देश के वैज्ञानिकों ने 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व की खोज का दावा किया। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इसे रदरफोर्डियम तथा रूसी वैज्ञानिकों ने उसे कुसार्टोबियम नाम दिया। और हमारे इंडिया वाले भी आ गए। इंडिया वालों ने कहा कि भाई तुम लोग ये नाम दे रहे हो, कोटा में जो गोबरिया बावड़ी है, गोबरिया बावड़ी के लोग बोले कि हम इसको गोबर नाम देंगे। बोलो तुम रदरफोर्ड नाम दो या तुम कुसार्टोबियम नाम दो, हम गोबर नाम देंगे। तो आईयूपीएसी वाले सोच में पड़ गए, क्या करें। इस तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए आईयूपीएसी ने सुझाव दिया कि जब तक तत्व की खोज सिद्ध न हो जाए और नाम का समर्थन न हो जाए, तब तक 0 एवं 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के लिए संख्यात्मक मूल्य यानी कि न्यूमेरिकल रूट का प्रयोग करते हुए इनके नामों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सीधे दिया जाए। और इसे सारणी 3.4 में दिया गया है। देखिए जो गोबर वाली इंसिडेंट है वो मैंने आपको ऐसे ही सुनाया है, जस्ट फॉर समझने के लिए। लेकिन जो अमेरिका और रूस वाले लोग थे ना, वो लड़ बैठे थे। तो इंडिया वाले कह सकते हैं कि हम भी इसका नाम गोबर रखेंगे। गोबरिया बावड़ी वाले लोग, कोटा के अंदर एक जगह है, एक मोहल्ला है जिसका नाम गोबरिया बावड़ी है। तो इसे सारणी 3.4 में दिया गया है। कैसे दिया गया है तो देखिए, सारणी 3.4 में ऐसे दिया गया है। चलिए आप इसको देखते हैं कि जो आपका अंक 0 रहता है, 0 को बोला जाता है आपके नील, 1 को बोला जाता है अन, 2 को बोला जाता है वाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को एक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। और इनके जो सिंबल होते हैं वो भी देखिए शॉर्ट रूप रहते हैं, नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक है आपके 114। अब इसका नाम मैं कैसे लिखूंगा, एक को क्या बोला जाता है, एक को बोला जाता है आपके अन, इस वाले एक को क्या बोला जाएगा अन, इस वाले 4 को क्या बोला जाएगा, इस वाले 4 को बोला जाएगा आपके क्वाड। तब जब इसका आप नाम लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है यू यू क्यू, अन अन क्वाड। तो मूलों को अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है, आपको बोला गया है, जिससे क्रमांक प्राप्त होता है। और अंत में क्या किया जाता है, यम जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर बोला जाएगा आपको कुछ इस प्रकार से कि अन अन क्वाड यम, अन अन क्वाड यम। तो ऐसे उसका नाम रख दिया जाएगा। तो आईयूपीएसी के नाम सारणी 3.5 में दर्शाए गए हैं। तो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक, जैसे कि 101 है, तो 1 को बोलेंगे आप अन, 0 को बोलेंगे नील और 1 को बोलेंगे आप अन, फिर बाद में लगा देंगे यम, सबके नाम के अंत में यम लगा देंगे। तो अन नील अन यम, इसको बोला जाएगा। देखिए यू एन यू, यू को बड़ा लिखा जाता है, बाकी के बाद को सबको छोटा। लेकिन बाद में जब इस तत्वों की खोज हो गई, सारे आईयूपीएसी के मेंबर एग्री हो गए, तो उसका नाम रख दिया गया आपके मेंडलीवियम, जो कि आईयूपीएसी प्रतीक इसका है, मेंडलीवियम है।
देखिए ये जो वाला प्रश्न है आपके यहाँ से एक बार प्रश्न आया था, जो सारणी 3.1 ये वाला प्रश्न आया था आपके जेईई मेन में आया था, और लास्ट ईयर ये आपके नीट में भी आ चुका है। तो इम्पोर्टेंट है ये। पूछा गया था कि 120 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का यूपीसी नाम तथा प्रतीक क्या होगा, और जेईई मेन में तो ये पूछा गया था कि आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होगा, ये भी बताइए। तो जगह भी पूछ ली थी। तो अभी तो हमने जगह के बारे में नहीं पढ़ा है, तो हम केवल इसके नाम के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे बोला गया कि 120 120, एक को बोला जाता है आपके अन, टू को बोला जाता है आपके, टू को देखिए बाई बोला जाता है, अन बाई, और जीरो को क्या बोला जाता है, नील, और बाद में लगा देंगे यम, अन वाई नीलियम। तो अन वाई तथा नील होंगे, तथा अंत में परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम आएगा अन वाई नीलियम। तो यू बड़ा, बी छोटा और एन भी छोटा, अन वाई नीलियम, यूवीएन, ये लीजिए। इस प्रकार नए तत्वों को पहले स्थायी नाम और 3 अक्षर वाला प्रतीक दिया जाता है, और बाद में हर देश के आईयूपीसी के प्रतिनिधि के मतदान से स्थायी नाम तथा प्रतीक दिया जाता है। स्थायी नाम में उस देश का प्रदेश का नाम हो सकता है, यहाँ इस तत्व की खोज हुई है, अथवा श्रद्धा प्रकट करने के लिए किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम हो सकता है। परमाणु क्रमांक 118 तक के तत्वों की खोज हो चुकी है। 113, 115 और 117 और 118 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के प्राधिकृत आईयूपीसी नामों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अभी जो नया वाला डाटा है उसका अकॉर्डिंग इनकी घोषणा हो गई है। तो आप देखेंगे, देखिए आवर्त सारणी में एक तत्व का नाम आपके यूरोपियम मिल जाएगा आपको, एक तत्व का नाम आपको इंडियम मिल जाएगा, एक तत्व अमेरिकियम है, एक तत्व आपके आइंस्टीनियम है, और एक तत्व आपके मेंडलीवियम है, एक तत्व आपके लॉरेंशियम है। तो देखिए लॉरेंस, मेंडलीव, आइंस्टीन, ये क्या आते हैं साइंटिस्ट, इनके नाम पे दिया गया है। यूरोप, इंडिया, अमेरिका, ये क्या है, जगह इनके नाम पर कुछ तत्वों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से नाम दिए गए हैं। तो ये यहाँ पर आपको देखिए 101 से लेकर 118 तक के जो तत्व उनके आईयूपीसी नाम आपको बता रखे हैं, और जिन जिन की घोषणा हो चुकी है उनको भी बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो सारणी है उसमें 1 से 0 से लेकर 9 तक के अंकों को याद कर लें, लास्ट में ये हम लगाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बोला गया है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। देखिए पिछले कक्षा में हमने ये जाना कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहचान 4 क्वांटम संख्याओं से की जा सकती है। मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर, जैसे आप कोश या शेल कहते हैं, को व्यक्त करती है, जिसको आप एन से व्यक्त करते हैं। हमने ये भी जाना कि किस तरह परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न उपकोषों में भरे जाते हैं। देखिए पहले आएगा कोश, कोश के बाद आता है उपकोष। उपकोष क्या होते हैं आपके, एस, पी, डी और एफ। और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, और इन उपकोषों के अंदर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको आपको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे जाने वाले अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है। इस भाग में हम दीर्घाकार आवर्त सारणी तथा तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मध्य सीधे संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको आगे बोला गया कि आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए आवर्त मुख्य ऊर्जा या फिर बाह्य कोश के लिए एन का मान बताता है। आवर्त क्या बताता है, मुख्य ऊर्जा या फिर बाह्य कोश के लिए एन का मान बताता है। आवर्त सारणी में प्रत्येक उत्तरोत्तर आवर्त की पूर्ति अगले उच्च मुख्य ऊर्जा स्तर n बराबर 1 या फिर n बराबर 2 आदि से संबंधित होती है। ये देखा जा सकता है कि प्रत्येक आवर्त में तत्वों की संख्या भरे जाने वाले ऊर्जा स्तर में उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगनी होती है। इस प्रकार प्रथम आवर्त n बराबर 1 का प्रारंभ सबसे निचले स्तर बनेस के भरने से शुरू होता है। उसमें 2 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन का विन्यास क्या होता है आपके, 1s1 तथा हीलियम का विन्यास होता है 1s2। इस प्रकार प्रथम कोश के पूर्ण हो जाता है। और दूसरा आवर्त n बराबर 2 लिथियम से आरंभ होता है, और Li 1s2 से लेकर 2s1, और जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में प्रवेश करता है। अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आगे बोला कि अगले तत्व बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 है। इसके बाद बोरॉन तत्व से शुरू करते हुए जब हम नियोन तत्व तक पहुंचते हैं तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। तो आपको बोला गया कि 1s, s कक्षक में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 2, तो ये जाएगा 1s। 1s के बाद आता है आपके 2p, तो 2p में रहते हैं आपके 3, तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 1s, और ये जाएगा आपके, इसके पहले आ जाता है आपके 2s में आते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2s और 2p। तो इन्होंने बोला है कि सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई तत्व है, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 भर जाएगा, 2 भर जाएगा, 2s भर जाएगा, 2p भर जाएगा, उसके बाद 3s, फिर आ जाएगा 3p, फिर 3d। तो किस प्रकार से इनको भरा जाता है यहाँ पर ये क्रम बताया गया है। तो 2p कक्षक पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाता है। इस प्रकार एल कोश नियोन 2s2 2p6 तत्व के साथ पूर्ण हो जाता है। अतः दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त n बराबर 3 सोडियम तत्व के साथ प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है। तो आपको बोला गया है कि पहला आवर्त होता है उसमें कितने तत्व होते हैं, 2।
दूसरे में कितने होते हैं आपको दूसरे में बताया गया है, देखिए दूसरे में आपको बोलेगा 2s और 2p, टोटल 8। तीसरे में बताया गया है आपको, देखिए तीसरे आवर्त में, देखिए आवर्त सारणी का तीसरा आवर्त n बराबर 3 सोडियम तक से प्रारंभ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 3s कक्षक में जाता है, 3s में जाएगा, 3p में जाएगा, एवं 3p कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के पश्चात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या सोडियम से ऑर्गन तक कुल मिलाकर कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। क्योंकि 3s और 3ps में आते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस 6 कितने हो गए 8। यहाँ पर जब आप दूसरे आवर्त में जाते हो तो 2s प्लस 2p कितने हो गए, s में हो गए 2, p में कितने हो गए 6, ये भी हो जाएंगे 8। तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे आप, आगे बोला गया कि किस प्रकार से आवर्त के अंदर तत्वों की जो संख्या है उसकी गणना की जाती है। तो चलिए आप इसको देखते हैं। देखिए आगे आपसे बोला गया है कि चौथे आवर्त n बराबर 4 का प्रारंभ पोटेशियम से लेके 4s कक्षक के भरने के साथ होता है। तो देखिए आपको बोले चौथे आवर्त में क्या क्या आ सकता है आपके, 4s, 4p, 3d, क्या आ सकता है, s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम 6, d में कितने आ सकते हैं आप, d में आ सकते हैं 10। तब आप इसको जोड़ेंगे 2 प्लस 10 प्लस 6 कितने हो रहे हैं आपके, ये हो रहे हैं 18। तो इस प्रकार से जो आपका चौथा आवर्त होता है उसमें आते हैं आपके 18 तत्व। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि भौतिक कक्षक के भरने से पूर्व 3D कक्षक का भरना शुरू हो जाता है, जो ऊर्जात्मक रूप से अनुकूल है। इस प्रकार हमें तत्वों की 3D संक्रमण श्रेणी प्राप्त हो जाती है, ये स्कैंडियम श्रेणी प्राप्त हो जाती है। ये स्कैंडियम Z बराबर 21 से प्रारंभ होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 होता है। 3D कक्षक जिंक पर पूर्ण रूप से भर जाता है। तो आप जानते हैं 3D श्रेणी होती है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, जो परमाणु क्रमांक 21 जिंक का होता है, परमाणु क्रमांक 30, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिंक का बता रखा है आपको 3d1 प्रारंभ होता है। 3D कक्षक जिंक Zn जिंक बराबर 30 पर पूर्ण रूप से भर जाते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 होता है। चौथा आवर्त होता है वो 4p कक्षकों के भरने के साथ क्रिप्टॉन पर समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर चौथे आवर्त में क्या होते हैं, 18 तत्व होते हैं। चौथे आवर्त में आपके 18 तत्व होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर जो तत्व हैं उनके जो आवर्त में किस प्रकार से भरे जाते हैं। आपको आगे बोला गया है कि जो आपका 5वां आवर्त होता है, देखिए आपका 5वां आवर्त तो n बराबर 5 रूबिडियम से शुरू होता है और चौथे आवर्त के समान है। इसमें 4d इट्रियम, Z बराबर 39 से 4d संक्रमण श्रेणी शुरू होती है। यह आवर्त 5 कक्षकों से भरने पर जीवन पर समाप्त हो जाता है। छठवें आवर्त n बराबर 32 तत्व होते हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन, देखिए छठा आवर्त आएगा, देखिए आपके छठे आवर्त में क्या क्या भरा जाएगा, देखिए 6s, 6p, 6p के साथ आपका भरा जाएगा 5d, साथ में भरा जाएगा 4f। तो 6s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, p में आते हैं आपके 6 इलेक्ट्रॉन, d में आते हैं 10 और f में आते हैं 14। जोड़िए 14 और 10 24 और 36 और 2 32, तो इसमें आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। सेम चीजें साथ में आवर्त के साथ होंगे, उसमें आएंगे 7s, 7p, यहाँ पर आएगा 6d और यहाँ पर जाएगा 5f। तो आपको बोला गया देखिए छठवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं। उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन 6s, 4p, 5d तथा 6p कक्षकों में भरे जाते हैं। 4f कक्षकों का वरना सीरियम Z बराबर 58 से शुरू होकर लूटेशियम Z बराबर 71 पर समाप्त होता है। इसे 4f आंतरिक संक्रमण श्रेणी या लेंथनोड श्रेणी कहते हैं। सातवां आवर्त देखिए n बराबर 7 छठवें आवर्त के समान हमने देख लिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन 7s, 5f, 6d, 7p कक्षकों में भरे जाते हैं। इनमें कृत्रिम विधियों द्वारा मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व में 7वां आवर्त 118वें परमाणु क्रमांक, जो कि हाल ही में खोजा जाने वाले तत्वों के साथ पूर्ण होता है, जो उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा। यानी कि 118वां तत्व वो क्या है, उत्कृष्ट गैस परिवार से संबंधित होगा। तो यहीं से प्रश्न आया था आपके जेईई में पूछा गया था कि जो आपके एक नया तत्व खोजा जा रहा है वो कहाँ से संबंधित होगा, वो यहाँ से प्रश्न आया था आपके जेईई में। एक्टिनियम Z बराबर 89 के पश्चात 5 कक्षक भरने के फलस्वरूप 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे आप एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। देखिए 4f श्रेणी को बोला जाता है लेंथेनोइड, 5f को बोला जाता है आपकी एक्टिनोइड श्रेणी। इसे एक्टिनोइड श्रेणी कहते हैं। 4f तथा 5f आंतरिक संक्रमण श्रेणियों को आवर्त सारणी के मुख्य भाग से बाहर रखा गया है ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके, और आवर्त सारणी से इनको बाहर रख दिया ताकि इसकी संरचना को अक्षुण्ण रखा जा सके और साथ ही समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रखकर वर्गीकरण के सिद्धांत का पालन किया जा सके। तो ये रही आपके जो आधुनिक आवर्त सारणी, देख सकते हैं आप।
जो आपके लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उनको आवर्त सारणी के बिल्कुल नीचे रखा गया है, और जो आपके बाकी के तत्व हैं देखिए आप उनको क्या किया गया है, आपके देखिए अलग से रखा गया है। देखिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के लिए नीचे अलग रखा गया है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं टोटल 18 समूह हैं, आपके 7 आवर्त हैं और कुल इस प्रकार से आपके 118 तत्व यहाँ पर आपके रखे गए हैं। अब आगे प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्वों के होने की व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। तो आपको बोला गया 5वें आवर्त, तो सबसे पहले चलिए आइए अब 5वें आवर्त में आते हैं। तो 5वें आवर्त में आप क्या-क्या भर सकते हैं, 5s 5p और आप भर सकते हैं 4d 5s 5p 4d। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, डी में कितने आते हैं 10। देखिए आप एस को देखें, एस कुछ इस प्रकार का होता है, पी कुछ इस प्रकार का होता है और प्रत्येक जगह 3-3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी कुछ इस प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, सभी को जोड़ेंगे 2 6 और 10 और 2 कितने 18। जब n बराबर 5 होता है तो l का मान 0 1 2 और 3 होता है। उपलब्ध कक्षकों में आप 4d 5s और 5p की ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम इस प्रकार है, 5s से ज्यादा 4d 4d उससे ज्यादा 5d में कुल मिलाकर 9 कक्षक उपलब्ध, इनमें से अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए आवर्त 5 में 18 तत्व है। सही बात है। आगे बोला गया कि वर्गवार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही वर्ग या ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। इनके बाह्यतम कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गुणधर्म भी समान होते हैं। उदाहरण के लिए वर्ग 1 के तत्व देखिए, आपको क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर देखिए आपको बोला गया कि उदाहरण के लिए वर्ग 1 के तत्व जिनको आप क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। जैसा कि नीचे देखा गया है, इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके परमाणु द्रव्यमान पर। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि आपको कहा जा रहा है कि जो आपके समान ग्रुप होता है उसके अंदर जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इनके जो गुणधर्म है ना वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे। आगे बोला गया कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आता है आपके NH2। तो आपके जो समान जो ग्रुप है, समान आपके जो समूह है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम होता है। ऐसे जाएंगे ना आप तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सेम है। आप इस वाले ग्रुप में जाएंगे सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, आप इस वाले ग्रुप में जाएंगे तो भी सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है। ये आपके लैंथेनॉइड है, ये आपके एक्टिनॉइड है, इनको आप अक्रिय कैसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। अब आपको बोला गया कि ब्लॉक किस प्रकार से बने होते हैं आवर्त सारणी के अंदर, S P D और F ब्लॉक। देखिए आवर्त तो वर्गीकरण का सिद्धांतिक मूलाधार आपबाऊ का सिद्धांत है। देखिए आपबाऊ का सिद्धांत है तथा परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिनको आप वर्टिकल कॉलम में स्थित तत्व एक वर्ग अथवा परिवार की रचना करते हैं, इस प्रकार के जो कॉलम होते हैं उसको बोलते हैं आप वर्ग, और इस प्रकार के जो होते हैं उनको बोलते हैं आप आवर्त। और समान रासायनिक गुणधर्म दर्शाते हैं। ये समानता इसलिए होती है क्योंकि इन तत्वों के जो बाह्यतम कोष होते हैं, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वितरण एक ही प्रकार का होता है। और इन तत्वों के विभाजन 4 विभिन्न ब्लॉकों S, P, D और F में किया जा सकता है, जिस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के कक्षक इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरे जा रहे हैं। इसे चित्र 3.3 में दर्शाया गया है। तो आपको बोला गया कि S, P, D और F ब्लॉक किस प्रकार के होते हैं, चलिए वो आप देखते हैं। ये रही आपकी आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में आप आएंगे S, P, D और F ब्लॉक देखेंगे तो देखिए सबसे पहले आप आते हैं यहाँ पर। तो आपका जो सबसे पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और जो आपके बेरिलियम वाला जो ये वाला जो दोनों ग्रुप है इसको कहा जाता है S ब्लॉक। S ब्लॉक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सारे की सारे जो तत्व है उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना वो आपके S उपकोष के अंदर जाता है। इस वाला जो आपके येलो कलर का जो पूरा की पूरा ग्रुप है इसको कहा जाता है आपके, देखिए इसको कहा जाता है आपके P ब्लॉक। ये वाला येलो वाला पूरा ग्रुप, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये वाले पूरे के पूरे जो समूह आएंगे ना इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, वो कहा जाता है आपके P ब्लॉक। और जो आपके ये वाले नीले कलर का जो रंग है इसको कहा जाता है आपके D ब्लॉक, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आपके D कक्षक में जाता है। और नीचे ये वाली लाइन इसको बोला जाता है आपके लैंथेनॉइड, इसको बोला जाता है एक्टिनॉइड। तो यहाँ पर क्या कहा गया, देखिए आपके S ब्लॉक, ये रहा आपके देखिए S ब्लॉक, ये रहा आपके F ब्लॉक, ये है आपके देखिए P ब्लॉक और ये आपके D ब्लॉक, आप इसको चित्र में देख सकते हैं। तो आगे बोला गया है कि देखिए क्या कहा गया है आपको,
इस प्रकार के वर्गीकरण में 2 अपवाद देखने को मिलते हैं। देखिए पहला अपवाद है हीलियम का। उसे एस ब्लॉक के तत्वों में संबंध होना चाहिए, परंतु उसका स्थान आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्वों के साथ पी ब्लॉक में। देखिए आप हीलियम को देख सकते हैं, ये रहा आपके। इसको कहाँ होना चाहिए था? एस ब्लॉक में यहाँ पर, लेकिन हाँ ये कहाँ पर है? 18वें वर्ग में। सेकंड बोला गया है कि इसका औचित्य इस आधार पर है कि हीलियम का संयोजी कोष जो आपके बैलेंसिंग सेल है वो पूरा भरा हुआ है और हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 है, जिसके फलस्वरूप ये उत्कृष्ट गैसों के अभिलक्षणों को प्रदर्शित करती है। दूसरा बात हाइड्रोजन का है, इसमें केवल एक एस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या होता है? 1s1। इस प्रकार इसका जो स्थान है वर्ग 1 में क्षारीय धातुओं के साथ होना चाहिए। दूसरी ओर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इसका व्यवहार वर्ग 17 के हैलोजन परिवार की भांति भी हो सकता है। चूंकि यह एक विशेष स्थिति है, हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में सबसे ऊपर अलग से स्थान देना अधिक तर्कसंगत माना गया। चित्र 3.2 और 3.3 को देखें तो आपको एक और बात ये कही गई है। देखिए जो आपके हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को जनरली यहाँ पर रखा जाता है या फिर आप यहाँ पर रखें इनके साथ, तो बाद में साइंटिस्ट इस मुद्दे पर पहुंचे कि ना तो इसको यहाँ रखो और ना ही इसको 17वें वर्ग में रखो। इसको रखने के लिए आप एकदम आवर्त सारणी में एकदम अलग जगह दे दो, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में दिखाई गई है। आप इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए जो आपके हाइड्रोजन एकदम अलग रख रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जगह हाइड्रोजन एकदम अलग है। ये आपके एस ब्लॉक, ये आपके डी ब्लॉक, ये आपके पी ब्लॉक और ये आपके एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको बोला है कि अब आवर्त सारणी में दिखाए गए 4 प्रकार के तत्वों के मुख्य लक्षणों की चर्चा हम करेंगे। इन तत्वों के बारे में अधिक जानकारी का विवरण बाद में दिया जाएगा। उनके लक्षणों की चर्चा करने के लिए जो शब्दावली का उपयोग किया गया है उसका वर्गीकरण भाग 3.7 में किया गया है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 के तत्वों क्षारीय धातुओं तथा वर्ग 2 के तत्वों क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश में सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और जो क्षारीय मृदा धातुओं का होता है NH2 है। इन दोनों वर्गों के तत्व आवर्त सारणी के एस ब्लॉक से संबंध है। ये सभी क्रियाशील धातु हैं और इनके आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। ये तत्व सरलता पूर्वक क्या करते हैं? आपके सरलता पूर्वक आप देखेंगे ये तत्व सरलता पूर्वक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात +1 आयन क्षारीय धातुओं में या फिर +2 आयन मृदा क्षारीय धातुओं में बना लेते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इन धातुओं के धात्विक लक्षण तथा अभिक्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती। लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर एस ब्लॉक के तत्वों के यौगिक मुख्य रूप से क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप, लिथियम और बेरिलियम। ये जेईई मेन में आ चुका है। तो ये रहा आपके एस ब्लॉक। एस ब्लॉक आप देखेंगे, देखिए ये वाला जो पूरे के पूरे जो पहले 2 आपके अल्काल का जो रेड कलर है ये आप जाएगा आपके एस ब्लॉक के तत्व में। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आता है आपके NS1, ये होता है आपके NH2 और ये +1 में पाया जाता है, ये +2 में पाया जाता है। अब आगे पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व सम्मिलित हैं। पी ब्लॉक के तत्वों और एस ब्लॉक के तत्वों को संयुक्त रूप से निरूपक तत्व, जिसको आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर मुख्य वर्ग के तत्व कहा जाता है। प्रत्येक आवर्त में इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 या फिर NP1 से NS2 NP6 तक परिवर्तित होता है। प्रत्येक आवर्त NH2 NP6 उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है। और आगे बोला कि प्रत्येक आवर्त उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ समाप्त होता है। उत्कृष्ट गैसों में संयोजी कोश में सभी कक्षक इलेक्ट्रॉन से पूरे भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को हटाकर या जोड़कर इस स्थायी व्यवस्था को बदलना बहुत कठिन होता है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। उत्कृष्ट गैसों के परिवार से पहले या धातुओं के रासायनिक रूप से 2 महत्वपूर्ण वर्ग हैं। ये वर्ग 17 के वर्गों को हैलोजन तब वर्ग 16 के तत्वों को चेल्कोजन कहते हैं। इन दो वर्गों के तत्वों की उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है। ये तत्व आसानी से क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों के धात्विक लक्षणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। दीज आर द 2 इंपोर्टेंट लाइंस। आगे बुलाएं आपको कि डी ब्लॉक के तत्व, जिसको आप संक्रमण तत्व कहते हैं, आवर्त सारणी के मध्य में स्थित वर्ग 3 से 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। देखिए ये वाले जो तत्व हैं आपके डी ब्लॉक के कहलाएंगे 21 से लेके 30 और इधर ये पूरा नीला नीला वाला पार्ट है डी ब्लॉक। ये वाला जो पार्ट था येलो वाला वो था पी ब्लॉक और जो नीचे वाला पार्ट है वो एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक ये वाला एस, ये आपके पी, ये डी और ये आपके एफ ब्लॉक। आगे बोला है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 वाले तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक के तत्वों की पहचान इनके आंतरिक डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन भरे जाने इसके आधार पर की जाती है।
यही कारण है कि ये तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d1 से लेकर 10ns0 से 2 है। ये सभी तत्व धातु हैं। इन तत्वों के आयन प्राय रंगीन होते हैं तथा परिवर्ती संयोजकता एवं अनुचुंबकीयता प्रदर्शित करते हैं और उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के सामान्य जो गुण होते हैं, जिंक, कैडमियम तथा मरकरी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 10ns2 होते हुए भी ये धातुएं संक्रमण तत्वों के भौतिक लक्षणों को प्रदर्शित नहीं करती हैं। डी ब्लॉक के तत्व रासायनिक तौर पर अति क्रियाशील एस ब्लॉक के तत्वों तथा कम क्रियाशील 13वें तथा 14वें वर्गों के तत्वों के बीच एक प्रकार से सेतु का कार्य करते हैं। इसी कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इधर आ जाएगा एस, इधर होता है पी, इनके बीच में जाते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व, तो ये क्या ब्रिज बना लेते हैं, इसको बोला जाता है, इसलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे बोला है एफ ब्लॉक के तत्व या प्रांतरिक संक्रमण तत्व। मुख्य आवर्त सारणी में नीचे जिन तत्वों को दो क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया उन्हें एक्टिनोइड, उन्हें लेंथेनोइड, देखिए लेंथेनम सीरियम Z=58 से और लुटेशियम 72 तथा एक्टिनोइड थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 103 कहते हैं। इन श्रेणियों के तत्वों की पहचान के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से लेकर 14, n-1d 0 से लेकर 1 और ns2 द्वारा की जाती है। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है। इसी आधार पर इन श्रेणियों के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये सभी तत्व धातुएं हैं। प्रत्येक श्रेणी में तत्वों के गुण लगभग समान है। प्रारंभ एक्टिनोइड श्रेणी के तत्वों की अनेक संभावित ऑक्सीकरण अवस्था के फलस्वरूप इन तत्वों का रसायन इनके संगत लेंथेनोइड श्रेणी के तत्वों की तुलना में अत्यधिक जटिल होता है। एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व रेडियोधर्मी होते हैं और बहुत एक्टिनोइड तत्वों को नाभिक अभिक्रिया द्वारा नैनोग्राम में या पृष्ठ से भी कम मात्रा में प्राप्त किया जाता है। इन तत्वों के रसायन का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। यूरेनियम के बाद वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। ये प्रश्न आपके नीट में आ चुका है कि यूरेनियम के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं। ऐसे आया था कि निम्न में से ट्रांस परा यूरेनियम तत्व कौन सा नहीं है। अब एग्जाम्पल बोला गया कि परमाणु क्रमांक 117 एवं 120 वाले तत्वों की खोज अभी तक नहीं हो पाई है। बताएं कि इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस परिवार या वर्ग में होना चाहिए तथा प्रत्येक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए यही वाला प्रश्न जेईई मेन 2021 में आया था, ये वाला प्रश्न, और ये आपके नीट में भी आ चुका है पहले। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो आपके बॉक्स वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो वर्ग 17 में होगा, जो पहला वाला 117 है, और जो अगला वाला है वो आएगा आपके वर्ग 2 में आएगा रेडियम के नीचे। तो इस प्रकार से आवर्त सारणी के जो हमारे ब्लॉक हैं वो क्या हुए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद है आपके पास धातु, अधातु और उपधातु।